वालेकुम। लेक्चर 82 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 का। खामोश हो जाएं। खामोश हो जाएं भाई, खामोश हो जाएगा मतलब क्या होता है? ओ भाई, ओ भाई, लेट लेट के बातें कर रहा है ऐसे ऐसे उसका। खामोश हो जाओ। अच्छा जी, ईपीएस की ही मजीद प्रैक्टिस की है, थोड़ा पक्का किया है। वैसे तो मेरे हिसाब से आज हम कैश फ्लो शुरू कर सकते थे, इसलिए नहीं शुरू की ताकि आप लोगों को एक मौका आज भी मिल जाए। कोई कमी बेशी इस टॉपिक में हो तो आप पूरी कर लें। कम अज कम वो सवाल जो मैंने क्लास में करवाए हैं कोशिश करके आज वो घर पे कर लेने हैं, जितने मैंने क्लास में करवाए। होमवर्क पहले छोड़ो, वो तो प्रैक्टिस थी। क्लास का सवाल कराया तो उसकी प्रैक्टिस हो गई। नहीं, अब लेक्चर नोट्स के ऑलमोस्ट सारे सवाल के यहाँ एक पार्टली पेड शेयर्स का कॉन्सेप्ट अभी भी रह गया, मुझे अब याद है आपकी क्लास में। तो पार्टली पेड शेयर्स का कॉन्सेप्ट रहता है, फिर ईपीएस के एमसीक्यूज रहते हैं, थ्योरी रीड करनी है, और आईएस 8 के एमसीक्यूज और थ्योरी रहती है। ठीक है, तो वो रहने दो, कोई बात नहीं जी, वो मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। तुम अपना काम पढ़ते जाओ। अब आज का दिन काफ़ी काम कर लिया हमने, लेकिन उसमें कोई ख़ास नई चीज़ नहीं सीखी, बस जो चीज़ें थी उन्हीं को रीइंफोर्स किया है। कल इंशाल्लाह कैश फ्लो का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। जो ये रिमेनिंग चीज़ें, इसके लिए भी मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा। मैंने बच्चों से आज पूछा, उन्होंने कहा आज नहीं आज नहीं आज नहीं। कोई बात नहीं, मैंने कहा कल या परसों में से फिर एक दिन FAR 2 की क्लास में रख लूँ, शायद उनकी ना ही रखूँ, आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास रखूँगा जिसके अंदर सिर्फ MCQs की डिस्कशन होगी। अगेन MCQ की डिस्कशन जो है वो मैं लैपटॉप पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन ज़रा बेटर वे मुझे ये लगता है कि मैं क्लास के अंदर ही उसको शेयर कर दूँ, तो वो आप लोगों के साथ यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी। एक ही क्लास होगी, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप लोग क्लास में आएँ। ठीक है, तो क्योंकि यूट्यूब वाली चीज़ यूट्यूब पे ही रह जाती है। ठीक है, और जो चीज़ आपने आज पेंडिंग करनी है वो चीज़ आपकी फिर पेंडिंग ही है, फिर आखिरी महीने में वो आपके ऊपर बोझ डालेगी जाके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, क्विकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है। हमने डिस्क्लोजर आज दोबारा बना लेना है। ठीक है, अच्छा जी, तो माइल्स लिमिटेड ड्राफ्ट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन, रिजल्ट्स हैं ये, रिजल्ट्स हैं ये, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, पहली बात। ठीक है भाई, आप कोई आपस में बोलता हुआ नजर आएगा ना जी मुझे आहिस्ता से भी, तो मैंने उसे क्लास से निकाल देना प्लीज। अच्छा बच्चों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर्ड। ये प्रेफरेंस डिविडेंड कौन सा है, रिडीमेबल या इररिडीमेबल? इररिडीमेबल कैसे पता चला आपको? वैसे तो आगे जाके सवाल में भी प्रूव होना है बेटा, लेक्चर ले लिया था आपने। ठीक है, समझ आ गया तो उस पॉइंट का। वैसे तो ये सवाल में भी मैं प्रूव कर दूंगा अभी आगे जाके। भाई ये साथ साथ होके बैठे, दरम्यान जगह छोड़ी हुई है ना, प्लीज साथ साथ हो जाओ भाई, मेहरबानी ताड़ी। सवारी बिठा लो, सीटा खाली ने, कंडक्टर की गल मनो, होर नाल पाएं ताड़े नाल पाएं ताड़े, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। ठीक है, फिर डिस्टर्बेंस होती है बेटा, बच्चा आगे। पहलवान तुम अब इधर बैठोगे, वहीं पीछे बैठ जाते। चलो बिठाओ यार, दो तीन बंदों की जगह खाली करो। अच्छा सुने क्या बात कर, हाँ यहां से प्रूव हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं और उनका जो डिविडेंड कैलकुलेट होगा वो यही फिगर आएगी 3000 की। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं कि बगैर इस बात के भी यहां से पता लग रहा है, जो इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वो कभी भी पैट से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ये रिडीमेबल वाला इंटरेस्ट टाइप डिविडेंड होता तो ये पीबीटी से ऊपर होता, पीबीटी से भी ऊपर होता। ठीक है, तो ये कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना हुआ, ये बस एक मूवमेंट सी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन गिवन है। हम पैट को यहां से निकाल कर ले जाते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में, वहां जाके फिर इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, फिर ऑर्डिनरी का डिविडेंड माइनस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में तो डिविडेंड्स कभी आते ही नहीं है। ठीक है ना, तो अगर ये रिडीमेबल होता तो ये पीबीटी से ऊपर होता, इधर ना होता। ठीक है ना, तो ये कौन सा है जी, इररिडीमेबल, लिख लो ना, ध्यान से लिखूं, पिछली दफा वाला भी पकड़ा गया था। खैर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, बल्कि पीछे लिखा हुआ है सारा, बस मैं तो इररिडीमेबल लिखूंगा। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद ऑर्डिनरी डिविडेंड है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, बस ठीक है। हमारा तो प्रॉफिट, यहां तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और ये सारी चीजें रिटेन्ड अर्निंग्स में जाती हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के अंदर, वो हमने बनानी नहीं थी। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, मैंने इनकम स्टेटमेंट बोल दिया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ही बल्कि है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो है ही कोई नहीं। खैर, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं हमने और रिलेटेड नोट्स बनाने हैं 11 के, और कंपैरेटिव्स भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं जी कहानी। तो ये डाटा बढ़ा दिया आपको, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहते हैं 1 जनवरी 2010, 10 और 11 है ना, तो 1 जनवरी 2010 पहले साल का ओपनिंग बैलेंस बताया जा रहा है। 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, रुपीज या 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है बच्चों। ठीक है, तो
अब मैंने आपको कहा था कि फेस वैल्यू को ना सवाल में ध्यान से देखना। पाकिस्तान में माना कि रूल ये है कि 10 रुपये फेस वैल्यू होती है, लेकिन कहीं सज्जे खब्बे से, राइट लेफ्ट से कहीं से सवाल उठाया जाए किसी फॉरेन किताब से, तो दुनिया के अंदर कई मुल्कों में 1 रुपये का भी शेयर फेस वैल्यू होती है, 0.1 की भी होती है, 0.2 की, उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है। 100 रुपये भी होती है, 1000 रुपये भी हो सकती है। हमारे अपने ही सवाल के अंदर गालिबन स्टेटमेंट इनिक्विटी के टॉपिक के अंदर एक सवाल में या शायद दोनों के अंदर ही फेस वैल्यू 100 रुपये थी। तो सवाल से देखना है फेस वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इस सवाल में फेस वैल्यू क्या है, 0.2 ईच। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, 1 मिलियन शेयर्स हैं, लेकिन जब शेयर कैपिटल निकलकर बैलेंस शीट में जाएगा ना, तो वो शेयर कैपिटल जो है वो 1 मिलियन इंटू ₹2.2, सॉरी जी, कितना बनता है, यानी कि शेयर कैपिटल उनका जो डॉलर या रुपीज जो भी होते हैं उनके, वो उस हिसाब से बना होगा। 2 लाख का शेयर कैपिटल है, तो ऐसे हो सकता है ना, ठीक है। 0.2 रुपी का एक शेयर, ठीक है। खैर छोड़े, इररेलेवेंट बात थी। अच्छा, तो नंबर ऑफ शेयर्स ओपनिंग गिवन है। नेक्स्ट, 10% नॉन क्यूमुलेटिव नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सुभान अल्लाह, कौन से हैं? नॉन रिडीमेबल, इररिडीमेबल हैं। अच्छा, नॉन क्यूमुलेटिव हैं, तो इसका मतलब है एक लाइन लिखवाई थी, नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव के बारे में एक लाइन लिखवाई थी बेटा, लिखवाई थी। मैं अभी दिखा देता हूं। मैंने कहा था, नहीं बेटा, इसमें भी था जी, मैं अभी दिखा देता हूं, हो सकता है नहीं होगी तो नजर आ जाएगी, लेकिन ये जुमला बोलूंगा तो इंशाल्लाह आपको याद आएगा। मैंने कहा था अगर क्यूमुलेटिव शेयर्स हो तो चाहे डिविडेंड डिक्लेयर हो चाहे ना हो, हम रिकॉर्ड करते हैं, और अगर नॉन क्यूमुलेटिव हो तो हम तब तक रिकॉर्ड नहीं करते जब तक डिक्लेयर ना हो। अब अल्लाह करे मुझे ये लाइन मिल जाए कहीं लिखी हुई, जाते जाते बताया तो था ना, तो तुम लोग भी यहीं से कान क्यों बंद कर लेते हो? अच्छा जी, कोई बात नहीं, लिख लें। वैसे मैंने लिखवाया था, लिखा जाना था, इतने तुम लोग, ये देखो, ये पास पेपर के साथ है, ये मैंने लिखवाया था। वैसे चलें इसकी पिक्चर ले लें। ये लिख लिया, आप लिख लिया, सादा बात। क्यूमुलेटिव हो, प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल इरिडीमेबल, टेक्निकल बात थी, जरा वो टेक्निकल बात हमने समझ ली थी पहले लेक्चर में ही ईपीएस के, कि रिडीमेबल कौन से होते हैं, इरिडीमेबल कौन से होते हैं। फिर एक क्लासिफिकेशन ये भी होती है जी, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतनी सी बात है, क्यूमुलेटिव होंगे तो चाहे डिविडेंड अनाउंस हो चाहे ना हो, हम रिकॉर्ड करते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव हो तो सिर्फ तब रिकॉर्ड करेंगे डिविडेंड अगर अनाउंस होगा, ठीक है। पिक्चर लो भाई, लिखने का टाइम नहीं है, पिक्चर लो। अच्छा चल लिख ले, जल्दी कर ले लेकिन, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज अप्लाई हुई थी हमारे पास पेपर 1 पे भी। पास पेपर 1 में प्रेफरेंस शेयर्स थे लेकिन क्यूमुलेटिव थे। मैं भी पढ़ाता हूं, इसमें साथ लिखा हुआ है ना, ठीक है, अभी पढ़ाता हूं कि जब तक बच्चे लिख रहे हैं। क्यूमुलेटिव थे तो कहीं नहीं लिखा हुआ था प्रेफरेंस डिविडेंड अनाउंस हुआ, लेकिन हमने इस सवाल में प्रेफरेंस डिविडेंड को लिया था, ठीक है। अभी देख लें, इरिडीमेबल थे गालिबन, तो माइनस किया था, पैट में से माइनस करके ईपीएस निकाली थी। सवाल जो किए हुए वो तो नहीं ना भूल सकते हम। इधर देखो, यहां पर शेयर्स लिखे हुए थे, लिखा हुआ था क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स थे। कौन से? मैंने कहा इक्विटी में पढ़े हैं तो इरिडीमेबल है। चूंकि क्यूमुलेटिव थे, पूरे सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि इनका डिविडेंड अनाउंस हुआ है, लेकिन हमने 10% डिविडेंड निकाला भी था, और उसको निकाल के, ये तो याद है ना, पैट में से माइनस भी किया था। कहीं लिखा नहीं हुआ था डिविडेंड अनाउंस हुआ है, लेकिन क्योंकि इनका नाम क्या था, क्यूमुलेटिव, इसलिए चाहे अनाउंस हो चाहे ना हो, हम रिकॉर्ड करते हैं। और अगर यहीं पर लिखा होता नॉन क्यूमुलेटिव है तो सिर्फ उस सूरत में रिकॉर्ड करते अगर अनाउंस होता। ये बात समझ आती है? अब आओ माइल्स पे, इसको ऐसे ही रख लेते हैं, नहीं ओपन कर लेते हैं। टेस्ट इसी का है, ईपीएस का लेक्चर नोट्स जी। अच्छा, अब वो सवाल तो गया, गुजर गया। आज वाले सवाल में क्या लिखा है? नॉन क्यूमुलेटिव है। इसका मतलब जब तक अनाउंस नहीं होगा हमने रिकॉर्ड, है तो इरिडीमेबल ना, ये तो डिसाइड कर रहा है, लेकिन इसको पैड में से माइनस सिर्फ तब करेंगे अगर ये अनाउंस होगा। तो शुक्र है ऊपर लिखा हुआ था प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड मतलब अनाउंस होता है, डिक्लेयर्ड अनाउंस्ड एक ही बात होती है। मैंने वहां अनाउंस का लफ्ज इस्तेमाल किया था, डिक्लेयर्ड अनाउंस्ड रेकमेंडेड जो होता है, ठीक है, बस ठीक है। अनाउंस्ड या डिक्लेयर्ड एक ही चीज होती है, ओके। तो ये चूंकि डिक्लेयर हो चुका है, इसलिए नॉन क्यूमुलेटिव होने के बावजूद अब इस सवाल में भी हम लेंगे। तो पास पेपर 1 में भी हमने कंसीडर किया था, और क्वेश्चन नंबर 11 लेक्चर नोट्स में भी हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। वहां पे इसलिए किया था कि क्यूमुलेटिव थे, तो नहीं लिखा था अनाउंस, लेकिन फिर भी लिया। यहां पे इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि अनाउंस हो गया है। अगर ना लिखा होता ये अनाउंस्ड है, डिक्लेयर्ड है, तो चूंकि ये नॉन क्यूमुलेटिव थे, फिर इसके डिविडेंड को हम क्या करते? इग्नोर, ठीक है, ओके। हो गई ये बात, अब फिर मैं कहना आइंदा कभी, ओके।
बातें सीख रहे हैं, छोटी छोटी बातें सीख, कंक्लूजन में जब टॉपिक आता है ना तो फिर हम ऐसी छोटी मोटी बातें सीखते हैं, क्योंकि बेस तो हमारी वैसे ही बनी होती है। ईपीएस का ये फॉर्मूला, ईपीएस ऐसे निकालनी, वेटेड एवरेज ऐसे निकालने, बोनस स्प्लिट, कंसोलिडेशन, राइट इशू के साथ ये करना है, ऑप्शन के साथ रैंकिंग ऐसे करनी है, ऐड करना है, ये करना है, वो करना है, वो सब तो आता है। तो छोटी छोटी बातें हम सीख रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर है और क्लियर है? बोला तो करो गुंगो, गुंग में एल में दाखिल कराना चाहिए दोनों को। शेयर प्रीमियम ओपनिंग गिवन है, रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग गिवन है। हमें इस सवाल में इसको कोई जरूरत नहीं थी इसको यूज करने की, क्योंकि हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी तो बना नहीं रहे, ठीक है। तो इसको हमने सांपों के हवाले कर दिया इन दोनों को, ठीक है। आगे अब 10 में ये ओपनिंग थे, फिर 10 में और कुछ नहीं हुआ, आसान सा सवाल है। 11 में कह रहा है इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट विद द बैंक द कंपनी, ये अंग्रेजी मुल्कों के सवाल हैं जी, लंबी लंबी कहानियां, बीच में बात वही है बोनस इशू है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ, मैंने आपको बता दिया था कैपिटलाइजेशन इशू का दूसरा नाम है बोनस इशू, याद रखना है ये, ठीक है। इसको ऐसे कह देते होते हैं, स्क्रिप्ट इशू भी कहते हैं, खैर फिलहाल ये दो नाम तो याद रखें। इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट विद बैंक द कंपनी हैज अंडरटेकन टू हैव अ कैपिटलाइजेशन इशू, बोनस इशू, इन ऑर्डर टू कैपिटलाइज एक्सेस रिजर्व इन अकॉर्डेंस विद दिस। अच्छा, मसला ये पता है क्या होता है, रिजर्व्स जो पैसे पड़े होते हैं, कैपिटलाइज करने का मतलब क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स में अगर कोई पैसे पड़े हैं तो वो शेयर होल्डर मांग सकते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स में कोई पैसे पड़े हैं तो शेयर होल्डर्स मांग सकते हैं, और मांग सकते हैं भाई, और भाई एनको वाले मांग सकते हैं। खुली आंखों से सो रहे हो ट्रक ड्राइवरों की तरह, सुनो जवाब भी दो ना। मैं पूछ रहा हूं, रिटेन्ड अर्निंग्स में जो पैसे पड़े होते हैं क्या शेयर होल्डर मांग सकते हैं? आपने बोनस इशू किया, रिटेन्ड अर्निंग में से पैसे निकाले, शेयर कैपिटल में डाल दिए, अब शेयर कैपिटल वाले पैसे शेयर होल्डर मांग सकता है? कंपनी की जिंदगी में नहीं मांग सकता। इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व में से नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल बना लिए, ठीक है। तो कोई एग्रीमेंट था, बाहर ये एक लफ्ज लिखा हुआ था, देयर वाज अ कैपिटलाइज, तो इन ऑर्डर टू कैपिटलाइज एक्सेस रिजर्व्स उन्होंने एक एग्रीमेंट किया हुआ है। इन अकॉर्डेंस विद दिस एग्रीमेंट देयर वाज अ कैपिटलाइजेशन इशू, बोनस इशू ऑफ 1 फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। लेकिन ये कब हुआ है? जुलाई 11 में, ठीक है जी। तो काम शुरू करें फिर, चलो। सबसे पहला काम, ईपीएस 2010। पूरे सवाल में कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं था, इसलिए इंशाल्लाह जो बेसिक होगी वो जगह मैंने छोड़ दी वैसे जी। 2010 की ईपीएस। अब इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड है कि नहीं है? है। यही तो कल वाले सवाल और इस सवाल का मसला तो नोट कहा था, ठीक है। अब अगर ये है तो हम पैट में से इसको माइनस करके फिर निकालेंगे ईपीएस, यानी उसको डिवाइड करेंगे वेटेड नंबर ऑफ शेयर से। तो फिलहाल 10 में खड़े हैं, तो 10 का पैक कितना है? 2 लाख। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इधर पड़ा है, फिगर इधर पड़ी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 2,23,000। इसमें से 3,000 माइनस करके जो 2,20,000 बचेगा वो है हमारी अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी। तो यहां पर हम लिखते होते हैं ऐसे 2,23,000। पैट लिख के माइनस करने दो ना, आपको याद तो रहे। 2,23,000 माइनस 3,000। भाई एंड वालों जरा बताओ ये फॉन्ट ठीक है या मार्कर चेंज करूं? नजर आ रहा है एंड पे आखिरी रो? ओके जी। डिवाइड करेंगे इसको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से, और 10 में कोई शेयर ना मार्केट प्राइस पे इशू है, ना बोनस है, ना स्प्लिट है, ना कंसोलिडेशन है, ना राइट, कुछ भी नहीं हुआ। जो हुआ 11 में हुआ। तो रावी चैन ही चैन लिख रहा है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की ये रेशो है, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिवाइड करते हैं ऑर्डिनरी शेयर से। ऑर्डिनरी शेयर्स कौन से हैं? 1 मिलियन। ये तो प्रेफरेंस शेयर्स है, वो भी इररिडीमेबल। तो ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं? 1। तैयार फिगर है जी, बेहतरीन। तो 1 मिलियन शेयर से डिवाइड कर दिया, कोई वर्किंग ही नहीं करनी पड़ी आज हमें। बताएं जी। 0.2। ये ना ऐसा करें, चल डायल्यूटेड तो है नहीं, 0.22 पर शेयर। ओके नेक्स्ट, 2011 की ईपीएस निकालेंगे। अब 2011 की ईपीएस के लिए 2011 का पैट पकड़ेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे उसमें से इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड, और डिवाइड करेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स से। तो 2011 का पैट 3,03,000 है। 3,000, ये 3,000 प्रेफरेंस डिविडेंड चेक भी हो सकता था कि ये इसी का ही है। चेक कर लेते हैं, चलो चलो क्या होगा, कैलकुलेटर उठाओ कैलकुलेटर। 10,000 इररिडीमेबल शेयर्स हैं, हर एक की फेस वैल्यू 3 है। तो 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपए का इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। उसकी परसेंटेज 10% तो 3,000 बनता है, ठीक है। ओपनिंग में पड़े थे और जाहिर है सारा साल ही पड़े रहे, ठीक है। तो 3 लाख कितने हैं जी?
3,00,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है पैट माइनस इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड, ये दोनों साल में 3,000 ही रहा। ठीक है, अब डिवाइड करना है हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से, इस साल में निकालना पड़ेगा क्योंकि एक बोनस इशू आ गया। ठीक है, तो जल्दी से आए और यहां पे आके वर्किंग 1 हमने लिखी, डेट, डिस्क्रिप्शन। एक तो ये बड़ा मसला है, परिचय में मत लिखना ये सारी चीजें, खैर काम चलेगा, अगर मार्कर चेंज करा दो मुझे, ये रख लो फिलहाल, इतना माड़ा नहीं है लेकिन ये भी अच्छा जी। उसके बाद ये बस डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या ऐसे टाइम ज़ाया होता है, मैं कह रहा हूँ उससे टाइम बचा सकते हो। नंबर ऑफ शेयर्स, करेक्शन और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जी। अब 11 के साल के लिए ये कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, और ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, 1 मिलियन पिछले साल वाले शेयर्स हैं, और तो कोई है नहीं। ठीक है, तो 1 मिलियन शेयर्स। ठीक है जी, फिर ये सफा फारे, अगले सफे पे आए जी। बोनस इशू हुआ है 1 फॉर एवरी 2 शेयर्स, तो वर्किंग 2 भी कर लेते हैं एनालिसिस वाली। ठीक है, तो बस एनालिसिस भी लिखना छोड़ दो अब, बिफोर, न्यू और आफ्टर जी। क्या लिखा हुआ है, 1 फॉर एवरी 2 हेल्ड, 1 फॉर एवरी 2 हेल्ड, हर 2 शेयर रखने वाले को एक नया मिलेगा, तो घर जाते हुए 3 शेयर उसके हाथ में होंगे वापस, एक मुफ्त वाला भी लेके जा रहा है। ठीक है, अब जब हम न्यू शेयर्स निकालते हैं तो बिफोर से डिवाइड करके न्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब इसका इंपैक्ट ओपनिंग पे डालेंगे, पिछले शेयर्स पे डालेंगे, तो बिफोर से डिवाइड करके आफ्टर। तो इतनी बार हो गया, अब इसको क्या समझाना। ठीक है जी, तो किस दिन, यकम जुलाई 11 पर बोनस इशू है, तो 1 मिलियन शेयर्स हैं, डिवाइड करोगे 2 से मल्टी, ये वैसे भी नजर आ रहा था कि 5 लाख शेयर्स हैं, अगर 10 लाख शेयर्स हैं और हर 2 वाले को एक नया शेयर देना है, तो टोटल में 5 लाख नए शेयर्स इशू करेंगे ना मुफ्त में। ठीक है जी, लेकिन साथ ही यहां फ्रैक्शन लगा लो 6/12। ठीक है, अब नए शेयर्स कितने आए, 5 लाख, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, तो 15 लाख रुपए, तो 6/12 कर दो। बोनस का इंपैक्ट मैं भूल रहा था जी, बोनस का इंपैक्ट, ये ओपनिंग जो है ये बिफोर बोनस है, हमने इनको आफ्टर बोनस पे लाना है, तो बिफोर बोनस पे है डिवाइड बाय 2, आफ्टर पे लाना है मल्टीप्लाइड बाय 3 जी। 750,000 और 750,000, ये क्या बराबर ही आ गया, क्या ऐसा पहले कभी हुआ था? वो उस पहले सवाल में हुआ था जिसमें हमने सिर्फ देखा था बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन। मैंने आपको ये कहा था कि जब पैसों वाले शेयर्स आएंगे तो फिर ये फिगर्स बदलेंगी, और फिर अगले सवालों में बदलने भी लग गई थी, क्योंकि अगले सवालों में कहीं पर मार्केट प्राइस पे इशू होता था, साथ बोनस भी आ जाता था, मार्केट प्राइस में नहीं तो राइट इशू में पैसे तो आते हैं ना, कुछ पैसे कुछ बोनस। ठीक है, राइट इशू आता था तब बदल जाता था। तो एमसीक्यू के लिए ये एक शॉर्टकट हो सकता है कि अगर आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की जरूरत है, ऐसे एमसीक्यू के लिए कह रहा हूं, और सवाल में सिर्फ बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन इन 3 में से कोई है, तो वेटेड एवरेज शेयर्स भी वही हैं जो ये वाले शेयर्स हैं। ऐसे एमसीक्यू के लिए पॉइंट बता रहा हूं, वरना सवाल में वर्किंग कर लेना क्विकली, इसका भी एक आध नंबर होगा, 2 नंबर होते हैं। ठीक है ना, हर चीज के नंबर होते हैं ना, तो वो लिख के दिखा देना। ठीक है, लेकिन क्विकली करना, वर्किंग क्विकली करनी है पर्चे में। अच्छा लिखने के नंबर नहीं मिलते, साफ सुथरा और सही लिखने के। साफ सुथरे का मतलब होता है पढ़ने वाले को समझ आ जाए, दैट्स इट। ठीक है, तो पहले सवाल से स्पीड को उठाकर रखा करो। बड़ा मसला टर्म टेस्ट के अंदर आपको यही आया, सवाल पूरा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हुआ? पहले वाले सवालों को बड़ा बना के लिख रहे हैं, आराम आराम से लिख रहे हैं, और बाद वालों की खुद को समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है। तो उससे बेहतर है स्टार्ट से ही एक अच्छी स्पीड रखें, और इतनी बस आपकी प्रेजेंटेशन हो कि जो लेजिबल हो, अगला पढ़ ले कि क्या लिखा हुआ है। फूल बूटे बनाने के नंबर नहीं मिलने आपको। ठीक है ना, तो तेजी से चलना है स्टार्ट से। तो ये वर्किंग है, डेट डिस्क्रिप्शन वर्किंग है, जल्दी जल्दी लिखो बस ऊपर अंग्रेजी। ठीक है ना, तो क्विकली एब्रीविएशन वर्किंग में यूज हो सकते हैं। रिक्वायरमेंट मेन पे जब जाओ तो फिर जैसे मैंने यहां पे ईपीएस यूज कर लिया, रिक्वायरमेंट डिस्क्लोजर की वहां अर्निंग पर शेयर लिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, तो 15 लाख और ईपीएस लो जी, डिटीरियोरेट होगी फिलहाल। तो ये लग रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट हो गई है, लेकिन बोनस इश्यू है 11 में, तो नंबर ऑफ शेयर्स विदाउट एनी पैसा इनफ्लो ऑफ कैश इन बिजनेस बिफोर, विदाउट एनी इनफ्लो ऑफ कैश इन बिजनेस, बोनस शेयर्स इशू हुए हैं, मुफ्त में शेयर्स बटे हैं, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर को कोई बूस्ट नहीं मिला है, तो ये तो मसला है, कंपेरेबल नहीं है। यही कहा था कि बोनस इशू हुआ है, तो अज्यूम करो ये हमेशा से है। तो अभी आज बताऊंगा, नोट में लिख के बताते हैं ये बात, नोट में भी ये बात लिखते हैं, क्योंकि हमारी ईपीएस क्या होने लगी है,
ये देखो 2010 की ईपीएस को क्या कर रहे हैं हम, रीस्टेट इसमें करते क्या है वैसे, इसमें क्या चीज रीस्टेट करते हैं, हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर्स। हम जो ये वेटेड एवरेज शेयर्स की फिगर को बदलते हैं ना पिछले साल में जाके, ये वाला फ्रैक्शन लगा के, ये रीस्टेटमेंट यही तो रीस्टेट कर रहा है ईपीएस को। कल वाला सवाल वैसे मैं ये प्लान करके आया था घर से सवाल करवाने का, कल वो वाला सवाल इसलिए करवा दिया था कि उसमें ज्यादा अच्छी चीजें मुझे नजर आई कि सीखने को मिल जाएंगी नोट बनाते हुए, कि आपको ये नजर आया कि प्रॉफिट बदल गया है। अच्छा, अगर प्रॉफिट बदल जाए तो ईपीएस तो वैसे ही बदल जाती है, ठीक है, चाहे वेट अगले साल में कोई बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन राइट इशू ना भी होता, तब भी हमारे उस कल वाले सवाल की पास पेपर 5 जो है आईएएस 8 के चैप्टर में पढ़ा है, उस सवाल में ईपीएस में रीस्टेट होना ही होना था, क्योंकि प्रॉफिट जो रीस्टेट हो गया था। लेकिन आज प्रॉफिट नहीं बदला, प्रॉफिट सही है, कोई गलती नहीं है प्रॉफिट में, बट सिर्फ बोनस इशू इस साल में आने की वजह से हमने इसका इंपैक्ट जो पिछले साल के वेटेड एवरेज शेयर्स पे लिया है, तो उस बात ने इस ईपीएस को रीस्टेट करना है। तो ये बात भी आज लिख के बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तस्वीर खिंचवा ली थी पिछली क्लास में मैंने, जो मैंने लिखा था, मैंने कहा रटा फिर भूल जाता है ना जी। अब प्रॉफिट सेम उठाना है। कल वाले सवाल में क्या था, प्रॉफिट गलत वाला सही किया था, तो फिर रीस्टेट करते हुए सही वाला ही उठाया था, ठीक है। लेकिन आज तो कोई मसला नहीं है प्रॉफिट में, तो ये ऐसे ही है 223,000 माइनस 3,000, और शेयर्स भी वही वाले उठाए 1 मिलियन, और अब उन पे बोनस का, और वो मैंने कहा था कि यही वाला उठा के लगा देना होता है हमने, ठीक है। तो इंटू 3/2 3/2 जी। देखा, ऐसे ही हमें लग रहा था 0.15, हमें ऐसे ही लग रहा था कि परफॉर्मेंस हमारी डिटीरियोरेट होगी, असल में तो परफॉर्मेंस बढ़ी है। इस साल में ईपीएस के ऊपर इंपैक्ट मुफ्त के शेयर्स का भी आ रहा था, हमने वो पिछले साल पे भी डाल दिया। अब शेयर्स का असर निकल गया, तो क्या रह गया, परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस पे नजर आ रहा है कि बेहतर हुई है, परफॉर्मेंस तुलना बेहतर होगी, ठीक है। ले जी, ये कैलकुलेशन है जो आपने करनी थी। पूरा सवाल पढ़ चुके हैं हम, सवाल का तो एंड हो गया, आगे तो रिक्वायरमेंट पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिक भी यही है, और ये बात भी लिख के बताऊंगा आपको। आज हमने कल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने आपको दिखाया था, नेस्ले वालों ने लिखा हुआ है बेसिक एंड डाइल्यूटेड, ठीक है। तो हम फेस पे तो लिख देंगे बेसिक एंड डाइल्यूटेड, यही है, सेम है, और नीचे जाके एक लाइन डाल देंगे कि बिकॉज देयर इज नो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट देयरफॉर बेसिक देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ बेसिक ईपीएस। ये एक लाइन डाल लेते हैं, ठीक है। अभी नोट बनाने लगा। तो बेसिक एंड डाइल्यूटेड इस वजह से सेम है क्योंकि कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं। लेकिन ये सारी बातें यहां नहीं लिखनी होती, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये तो वर्किंग्स थी। बेसिकली सवाल ने तो क्या कह दिया है, ईपीएस का नोट बना दो, ठीक है। अच्छा, क्या नाम है बिजनेस का, माइल्स लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, जरा छोड़ने लिख रहा हूं मैं, माजरत, क्योंकि नीचे जगह मुझे ज्यादा चाहिए चीजें लिखने के लिए, ठीक है। और अगली लाइन में आपने लिखना है फॉर द ईयर एंडेड, ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11, और कंपैरेटिव में 10 भी आ जाएगा, मैं वो लाइन भी बचा रहा हूं। 31 दिसंबर 11 और 31 दिसंबर 10, ठीक है। अब सवाल में जहां से डाटा दिया हुआ, कोई एक्सट्रैक्ट का मतलब ही क्या होता है, सवाल में जो रेलेवेंट डाटा इनकम स्टेटमेंट में जा सकता है वो शो करो। तो फिर ये नहीं करना कि पैट से शुरू कर रहे हो, जितना डाटा दिया वहां से, तो पीबीटी से स्टार्ट करेंगे, टैक्स को लेस करके पैट दिखाएंगे और क्लोज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का कोई आइटम है ही नहीं, फिर उसके नीचे ईपीएस प्रेजेंट करेंगे कल की तरह से, और फिर यूजर जब वो फिगर्स निकालने की कोशिश कर रहा होगा, उसे पता नहीं लग रहा होगा, तो उसको हेल्प करने के लिए नोट में बताएंगे कि ये अर्निंग्स यूज हुई हैं और ये शेयर्स यूज हुए, ठीक है जी। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जी, बताइए जरा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 लाख, 5,03,000 और 4,03,000। चलो सवाल से उठाया। नेक्स्ट टैक्स एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना है, 2 लाख और 1 लाख, तो इनकम टैक्स एक्सपेंस 2 लाख और 1,80,000, और हम पहुंच जाएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,03,000 और 2,23,000। ये हमारी इनकम स्टेटमेंट के फेस पे पैट आ रहा है, मैंने इसे क्लोज कर दिया है क्योंकि ओसीआई नहीं है। वैसे कल आपको बता दिया था कि अगर तो एक ही सफ़े के ऊपर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑर्गेनाइजेशन पूरा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक ही सफ़े बना रही है, तो फिर तो ईपीएस उसी पे ही आनी है, सफ़ा जो एक ही है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक सफ़े पे और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दूसरे सफ़े बना रही हो, तो ईपीएस को प्रॉफिट एंड लॉस वाले सफ़े पे, यानी कि पैट के नीचे नजर आना चाहिए इसको, बस
ठीक है ना। अब आप कहोगे अगर इकट्ठी बांध रही हो तो फिर इकट्ठी बांध रही हो तो क्या करें, अभी तो स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव चल रही होती है ना, तो टीसीआई के बाद फिर मजबूरन लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहीं पर हमने लिखना है बेसिक एंड डाइल्यूटेड। अगर अलग अलग होंगी तो अलग अलग लिखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे बेसिक ईपीएस, दूसरी में लिखेंगे अगली लाइन में डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। तो बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर पूरा लिखना प्लीज। नोट्स का रेफरेंस चल रहा होता है तो नोट नंबर कल हमने 33 कहा था ना, मैसले वाला, ठीक है। नोट नंबर 33 रेफर करेंगे, लेकिन फिलहाल तो ईपीएस यहां से उठाकर लिख लो। ईपीएस है 0.2 पर शेयर, ये रुपीज पर शेयर होती है, ठीक है ना, रुपीज पर शेयर। तो 0.2 पर शेयर और 0.15 रीस्टेटेड है बच्चों, 0.15 इसके ऊपर लिखेंगे, ये रीस्टेट हो गया है क्योंकि बाकी सब सेम भी है ना, तो यूजर ने देखना है ईपीएस बदल गई है, मेरी 0.22 थी, इस बार इन्होंने बदल के 0.15 कर दिया, पिछला साल कैसे बदल दिया इन्होंने जाके डोरेमोन ने, ठीक है। तो भाई उन्हें कहा कि जी हमने ना वो वेटेड, वो लिख के भी बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया जी, रीस्टेट, ओके। अच्छा, अब यूजर अब कहेगा ये 0.2 कैसे निकला। यूजर को थोड़ी बहुत अर्निंग पर शेयर की इंफॉर्मेशन थी, तो उसने अर्निंग्स को उठाया 3,03,000 और उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर से, आंसर सही नहीं आया क्योंकि ये अर्निंग्स तो हमने ईपीएस में यूज ही नहीं की। तो फिर नोट 33 इसीलिए बनाया है। तो अगली चीज है माइज लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगली लाइन में आपने लिखना है फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है ना, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11, और फिर मैं ये बड़ा जगह बचाने के लिए अगली लाइन नहीं लिखी मैंने, यहीं पर लिखा। तो 31 दिसंबर 11 और 10 ऐसे आप लिखोगे भी सही आगे, लेकिन वहां पे फॉर द ईयर एंडेड भी लाजमी लिखना है, ठीक है। ये इंटेग्रल पार्ट है ना, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी भी कंपोनेंट का, ये 5 चीजें। अच्छा, 5 चीजें कौन सी, रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग पीरियड जो मैंने नहीं लिखा आपको कहा है लिखें, फॉर द ईयर एंडेड, फिर रिपोर्टिंग करेंसी यहाँ पे लिखना चाहिए था ऊपर रुपीस, ठीक है, और लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ 1000 है, मिलियन है, ओके। ये 5 चीजें लिखा करो अगर रिक्वायरमेंट में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो या नोट्स में से कोई चीज मांग ले तो, ठीक है। ये 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, जो 5 स्टेटमेंट में कोई भी आप चीज बनाने लगो तो ये 5 चीजें इंश्योर किया करो। रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग करेंसी, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ, ठीक है। ये पहले दिनों में बताया था आपको, खैर कहां आप याद रखते हैं। तो यहां पर नोट नंबर 33 है, मैं लिखता हूं यहां पर सिर्फ बेसिक अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड के लिए फिर देखते हैं क्या करना है, बेसिक अर्निंग्स पर शेयर पूरा वैसे लिख दिया मैंने, मैं तो ईपीएस ही लिखने लगा था। ये जी ईपीएस का नोट है, ये काम और भी हो सकता है और आसान कर ले, बेसिक ना लिखें, सिर्फ लिखें 33 के आगे अर्निंग्स पर शेयर, ताकि मैं दोनों बातें इसी में ही शो कर रहा हूं। अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर के नोट में पहला नोट मैं बना रहा हूं बेसिक अर्निंग्स पर शेयर। अब ठीक है, जरा बेहतर हो जाएगा, ताकि 33 के लिए वो डाइल्यूटेड वाली लाइन भी मैं इसी में लिख दूंगा ना, तो फिर 33 में आके दोनों बातें यूजर देख लेगा, ठीक है। तो बेसिक अर्निंग्स पर शेयर में कल सिखा दिया था, वैसे हम अर्निंग्स लिखते हैं, और वही जो फॉर्मूला है हमारा, वो फॉर्मूला बटा लगा के लिखते हैं, वही फॉर्मूला जरा स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देते हैं अंग्रेजी तरीके से, हैं, इंग्लिश तरीके से जी। तो बेसिक अर्निंग्स पर शेयर निकालनी है तो अर्निंग्स पूरी नहीं लिख रहा मैं, काफी है, आपको पता है कौन सी अर्निंग्स होती हैं, ठीक है ना। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ठीक है, डिवाइड करते हैं उसको वेटेड, ये पूरा लिखना, वेटेड एवरेज, वेट एव नहीं लिख देना, ठीक है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है जी। तो अर्निंग्स रुपीस में और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ये नजर आएंगे, ठीक है जी। पता है आपको ऑर्डिनरी शेयर में लिखना जरूर, अच्छा पूरा, जरा जगह तंग है मैनेज करने के लिए। अब आपने ईपीएस में अर्निंग्स यूज की है कितनी, 3 लाख, देखो अपने फॉर्मूला को देखो, ये 3 लाख 3,000 माइनस 3,000 3 लाख ही बनता है ना, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर यूज किए हैं 15 लाख, ठीक है। तो 3 लाख को 15 लाख से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 0.20। ये ईपीएस है यूजर, ये ईपीएस है, ये क्या है जी, ये बेसिक अर्निंग पर शेयर है, ठीक है जी। तो अर्निंग्स पर शेयर ये रुपीज में जी। अब यूजर ने कहा अच्छा अर्निंग्स, साथ ही उसकी नजर इधर गई, ये कल नहीं था ना इसलिए मैंने ये सवाल दिया था होमवर्क में, ठीक है ना। उसने कहा अर्निंग्स को डिवाइड करते हो ना शेयर से, साथ ही उसकी नजर गई अर्निंग्स पे, उसने कहा तो ये अकाउंटेंट है जी, ये अर्निंग्स है इनकी, लो कर लो कमाई, और ये अर्निंग्स है या ये अर्निंग्स है। हमने कहा सब्र कर, ठंड रख, ऐसे ना कर,
पढ़ा है हमने ईपीएस का स्टैंडर्ड। तुम्हारा मेहरबानी करके मिस्टर यूजर 33.2 देख लो। अच्छा जी, क्या देखूं उसमें यार, बताते हैं ना, जाके देख तो सही। तो 33.2 में वो गया, तो हमने जो कल मैंने हेडिंग नहीं बनाई थी, हेडिंग बना रहा हूं, रेकंसिलिएशन उसको बताई, रेकंसिलिएशन ऑफ पीबीटी विद अर्निंग्स। ओके, तो मैं इधर ले आया हूं, चलो, रेकंसिलिएशन ऑफ पीबीटी विद अर्निंग्स। ठीक है, अब इसमें हमने यहां पर दिखाया पीबीटी कितना है जी? मैं पहले इस साल को करता, चलो अब इसको कर दिया 3,03,000। यूजर को जो नजर आ रहा है, हाँ सॉरी पीबीटी में लिख गया पैट, वो IF 12 जेन में आ गया ना, डेफर्ड टैक्स, उसमें पीबीटी लिखते हैं। अच्छा, तो पैट ये 3 लाख नजर आ रहा है तुम्हें यूजर? जी हाँ, यही नजर आ रहा है। इसमें से ना भाई हमने लेस किया है, वो भी सही कर लो यार। ये को बात है, 1 मिनट रोको तो ना यार, काम तो कराने दो आप लोग। क्या हो गया आप लोगों को? असल में ना वो IS 12 की रेकंसिलिएशन है पीबीटी विद टैक्स, तो वो दिमाग में बस वही आगे लिखते हुए रेकंसिलिएशन का लफ्ज लिखकर, नहीं ये पैट और अर्निंग्स है। ठीक है, बहुत माजरत, माफी दे दो। इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भाई हमने माइनस किया है, किसका? इररिडीमेबल का। ठीक है जी, कितना? 3,000। तो फिर खुद भी ना सोच लेता है कि जाहिर पैट के साथ ही कंपेयर करना है जी, नहीं खुद क्यों सोचे? अच्छा जी, ले जी, ये क्या आ गई है हमारे पास? अर्निंग्स, वो अर्निंग्स जो ईपीएस में हमने लिखकर इस्तेमाल कराई हुई। ठीक है जी, अब इतना काम, बल्कि चलो अगली बात भी लिखेंगे, अभी तो नहीं लिख रहे। मुझे बताओ, इस साल को रीस्टेट तो नहीं ना किया? इस साल को रीस्टेट तो नहीं ना किया? ओके चले ठीक है। अच्छा, अब जरा चलो 10 की ईपीएस निकालते हैं। 10 की ईपीएस 0.15 है। यूजर कैसे निकली है? 2,23,000 से 3,000 माइनस करके कैसे निकली है यूजर? 2,20,000 को हमने डिवाइड किया, वही वाला देखो, डिवाइड किया है ना ना ना, रीस्टेटेड। ये काम मैंने कहा था करके, मैंने ना कल ऐसे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे उसके लिखा भी था। ठीक है ना, मैंने कहा था कि ये काम करके जो आंसर हो ना वो शेयर्स लिखने हैं, क्योंकि यही तो रीस्टेटेड शेयर्स हमने यूज किए हैं, और इसी के बारे में अभी बता भी देते हैं हम यूजर को। ठीक है, तो यहां पर भी कितने शेयर यूज हुए? अच्छा, अब इधर तो आ गया 0.15। अब यूजर को तकलीफ होगी, ये 220 कैसे आया? वहां तो 223 है, तो यहां पे हम उसे कहेंगे ये ऐसे आया कि 223 में से हमने 3,000 माइनस किया इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये 2,20,000 आया। यूजर ने कहा चलो पहले तो इतना मसला नहीं था, जो शेयर्स थे इधर भी थे उधर भी थे, ये क्या किया तुम लोगों ने? शेयर्स तो हैं ही 1 मिलियन 2010 में, तुमने 15 कैसे लिख लिए? तो फिर हमने यहां पे उसको लिखकर बताया कि वेटेड एवरेज, ये देख लो क्या लिख रहा हूं, फिर बाद में कहना क्या लिखा हुआ है, इसलिए पहले देख लो फिर समझ आए कि यहां क्या लिख रहा हूं। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आर एडजस्टेड, बल्कि ये भी लिखो, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10 आर रीस्टेटेड या एडजस्टेड फॉर बोनस। बोलो बोनस, बोनस भी एडजस्ट किया ना, बोलते नहीं हो। एडजस्टेड फॉर बोनस इश्यू मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11। यूजर ये किया हमने, इस वजह से ये बदल गया। ठीक है, क्योंकि हमें ईपीएस के स्टैंडर्ड ने बताया। नहीं समझ आ रही तो ईपीएस का स्टैंडर्ड ओपन करके देखो, वो कहता है इस वजह से ये बदले, और इस वजह से ये बदला, और इसलिए हमने ये लिखा। ठीक है ना, इस वजह से ये शेयर्स बदले, यूजर ये शेयर्स बदले तो ये ईपीएस बदली, और तुम्हारी ईपीएस 0.22 से ये चेंज हो गई, इसलिए हमने यहां पर रीस्टेटेड भी लिख दिया और ये बात भी बता दी। डन? ठीक है, यहां तक को मसला। अब अगली और आखिरी लाइन 33.4 की क्या है? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन in basic EPS as company has no convertible instruments. बस, there is no dilution effect on basic EPS
बिकॉज कंपनी हैज कल के वो नेस्ले ने लिखा होता कंपनी हैज नो सच कमिटमेंट्स, हम वो नहीं लिखते, हम जरा और आसान कर लेते हैं, बिकॉज कंपनी हैज नो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जनाब एक फुल फ्लैज नोट है। इस नोट को अब आप खाम पेयर कर सकते हैं, यार इसको इधर ही रहने देते हैं, नहीं ओपन कर लेते हैं, बल्कि ये ओपन ही है। अर्निंग पर शेयर फेस पे थी, ठीक है। अब ये अर्निंग पर शेयर की का नोट हमने भी ऐसा ही बनाया है, इन्होंने भी ऐसा ही बनाया, हम जरा और तफसील से बना रहे हैं क्योंकि हमने रेकंसिलिएशन शो किया है, उनका यही प्रॉफिट होगा, उनका कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होगा ना इरेडीमेबल का, ठीक है। तो हमने तो और तफसील से बना लिया। देखो अर्निंग्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स और ईपीएस, अर्निंग्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स और ईपीएस, ठीक है। अच्छा इसके साथ हम लिख लेते हैं, इसके साथ हम 33.3 वाली बात लिख सकते हैं ना, इसको ना से इसको देख के देख लेगा वो, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो कहा उन्होंने डायल्यूटेड ईपीएस की हेडिंग बनाई है, मैंने नहीं बनाई, ठीक है, बना लें, अच्छी बात है, बना लें आप भी, जगह जरा तंग थी। डायल्यूटेड ईपीएस की हेडिंग बनाया और क्या लिखा, देयर इज नो डायल्यूशन इफेक्ट ऑन बेसिक ईपीएस एज कंपनी हैज नो। तो यहां पर एक हेडिंग बना सकते हैं हम, ठीक है। वो हेडिंग क्या होगी, यहां पे लिख लो डायल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर, जैसे ये 33.1 बेसिक अर्निंग पर शेयर है और 33.4 डायल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर, ये हेडिंग बना लेना 33.4 के आगे, नोट कर लेंगे, उधर ही रखिएगा आमिर भाई। अच्छा बस आन जाने कीता है आज खिलाड़ियों ने, सिर्फ आया ही है मेरे ख्याल में, उनका भी एक आउट हो गया दोस्तों, इजी नहीं लेना। हाँ लेकिन 100 से नीचे नीचे करें तो वरना तो हम भी आउट हो जाते हैं। सरफराज तो धोखा नहीं ना देता, आपको पता है। लो जी मीर रमजान ने विकेट ले ली है, उन्होंने 4 मैच ऐसे खेल जाना। आप लोग नोट करें जी, मैं भी नोट कर रहा हूं मैच। माशाल्लाह इब्रार ने आज पहली बॉल जो खेली है ना, वो पहली पे आउट होगा। साउथ शकील ने 3 बॉलें खेली, फिर सिंगल किया, इब्रार सामने आया, आउट हो गया, इनिंग्स खत्म। उन्होंने दी आखिरी विकेट ने फड़ के तो कर देते थे, ले आए जी। तो जी देखें हमने 65 स्टेटमेंट्स का डिस्क्लोजर बनाया, जरा और तफसील से बनाया। डायल्यूटेड ईपीएस का मैंने आज नहीं बनवाया, बल्कि मैंने अर्ली मॉर्निंग वाला सवाल सॉल्व करवा दिया, जरा प्रैक्टिस हो गई। अब उसमें ना कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूड दोनों हैं, तो इस लेवल तक चला जाए तो बहुत ही करीनस क्यास बात है। तो मैं फिलहाल सवाल करा के सिर्फ 1 साल के लिए डायल्यूटेड ईपीएस का डिस्कस करूंगा, अगर टाइम बच गया कि इस तरह से नोट बनना है, कोशिश करके आपने बना लेना है। खैर गुंजाइश इस टॉपिक में वैसे कैलकुलेशन की हद तक तो नहीं है, ये डिस्क्लोजर्स ही थे, ठीक है, ये भी हम सीख रहे हैं, डायल्यूटेड वाला भी इंशाल्लाह मैं सिखा दूंगा। लेकिन कल हम स्टार्ट क्लास का करेंगे ही कैश फ्लो से, तो जो कमी बेशी है वो इंशाल्लाह कल होपफुली हम रखेंगे क्लास, जुमा के बाद 2 बजे के करीब क्लास रखेंगे, 2 से 3:30, ठीक है। हाँ टेस्ट, हाँ कोई बात नहीं, टेस्ट पहले दे लेना, टेस्ट बाद में दे लेना, जुमे के बाद कोई बात नहीं, टेस्ट दे लेना, टेस्ट नहीं, टेस्ट क्लास के बाद आप देके जाइएगा, आपको टाइम दिया जाएगा। टेस्ट छोटा सा रख लेंगे, मतलब कि कोई 20-25 मिनट में हो जाएगा, ओके। और बताओ क्या, और मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। अच्छा जी फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट बदल चुकी है, फिर मैं रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से लिखवा दूंगा किस साल का मुझे नोट चाहिए, ठीक है। फिलहाल रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक और डायल्यूटेड ईपीएस। ये सवाल वैसा ही सवाल है जैसा एक फुल फ्लैश सवाल हमने किया था 10, ठीक है, डायल्यूटेड ईपीएस के लिए।
ठीक है, इसमें बेसिक भी कुछ काम करके निकलनी है और डाइल्यूटेड के साथ भी कुछ काम करना है, तो दोनों काम भी हो जाएंगे। प्लस इसमें ना डिसकंटिन्यूड का लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, तो जरा इससे भी थोड़ी सी एक डिफरेंट पिक्चर भी सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये सवाल करके फिर इंशाल्लाह क्लास खत्म करते हैं। छोटा सा थोड़ा ही काम किया ना हमने आज, काम ही बनी, एक नोट बनाया छोटा सा। अच्छा जी, ये आज मौका है भाई, नॉर्मलाइज कर लें, कल से मौका नहीं मिलेगा। नया टॉपिक शुरू हो जाए तो पुराने के लिए मौका नहीं मिलता, तो इसलिए कोई कमी बेशी अगर है, कम से कम ये कर लो ना, अगर आप सब बच्चे जाके जितने सवाल मैंने क्लास में करवाए हैं, होमवर्क वाले छोड़ो, जो क्लास में करवाए हैं तरतीबवार वैसे ही कर लो। वो 2 घंटे लगे, 2.5 घंटे लगे, कर डालो, एक बार मेहनत कर डालो। ईपीएस का टॉपिक साइड पे लपेट के रख दोगे इंशाल्लाह। फिर जो एमसीक्यूज हैं, कितने बच्चों ने सारे एमसीक्यूज ईपीएस के ट्राई किए? 2-3 के अलावा मसला नहीं आना चाहिए वैसे। चलें, वो मैंने सारी डिस्कस करने हैं। खैर, ईपीएस के टॉपिक में सिर्फ एमसीक्यूज की डिस्कशन होगी, वो मेरे जिम्मे में मैं कर लूंगा, जब करूंगा वो तैयार खुद ब खुद हो जाएगा। तो टॉपिक तैयार करना है, तो जो क्लास वर्क में क्वेश्चंस हुए थे सारे, क्योंकि अभी ताजा है ना, तो रिवीजन के लिए बाकी सवाल करने की जरूरत नहीं है। जो क्लास वर्क में करवाए, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, लेक्चर ओवर, फिर 5वां सवाल छठा, जो क्लास के अंदर करवाए, सिर्फ एक पार्टली पेड शेयर्स का कॉन्सेप्ट इस ईपीएस में रहता है, वो इसी एक्स्ट्रा क्लास में समझाऊंगा। आसान कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, फॉलोइंग रिलेट्स टू अर्ली मॉर्निंग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। प्रॉफिट फॉर द ईयर है 5 लाख, 2014 का था 3,37,500। ये लिखने का तरीका होता है, ये कैश फ्लो के अंदर आपको बहुत कॉमन मिलेगा अगले टॉपिक में। ऊपर क्या लिखा, ये इंफॉर्मेशन 15 की है, नीचे लिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 5 लाख, मतलब ये कौन से साल का है? 15 का। लेकिन ब्रैकेट में लिख दिया कि यही सारी बात 14 के लिए ये थी, यानी कि 14 का प्रॉफिट ये था। तो ये लिखने का तरीका होता है सवाल। ठीक है, अच्छा, अब दिस प्रॉफिट इंक्लूड्स प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ 52,500। 2014 में कुछ भी नहीं था ऐसा। तो ये 5 लाख में पड़ा है डिसकंटिन्यूड का, या 5 अलग है और डिसकंटिन्यूड का अलग है? दिस प्रॉफिट इंक्लूड्स, तो मतलब एक छोटी सी वर्किंग बना लेना अगर इस पहले पॉइंट की, तो वो वर्किंग कुछ ऐसी बन जाएगी। ये सवाल में गिवन था 5,03,37,500, 5,03,37,500। ये क्या है? ये प्रॉफिट है फॉर द ईयर। अब 337 में तो कोई डिसकंटिन्यूड का हिस्सा नहीं है, वो तो जीरो है। लेकिन 5 लाख में इस साल करंट ईयर में 52,500 डिसकंटिन्यूड का भी पड़ा है। तो ये डिसकंटिन्यूड का इधर कोई नहीं था, इधर है 52,500। तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, 337 तो वैसे ही रहा और 15 का साल जो है उसमें कंटिन्यू। तो ये बेसिकली कोई सवाल का हिस्सा नहीं है, कोई वर्किंग नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 जरा सिंप्लीफाई करके यहां पर बता दी कि कैसे होता है। ठीक है, कि ये कैसे क्या कहना चाह रहा था ये जी। ओहो भाई, टोटल प्रॉफिट सवाल में गिवन था। ठीक है जी, टोटल ही लिख देता हूं, टोटल प्रॉफिट गिवन था और उसने कहा इसमें शामिल पड़ा है डिसकंटिन्यूड का, तो वो निकाल के बाकी कंटिन्यूइंग का। इस साल में कोई नहीं था, तो जो पड़ा है वो सारे का सारा कंटिन्यूइंग का। ठीक है, तो ये सिर्फ एडजस्टमेंट 1 को सिंप्लीफाई करके हमने लिख लिया। ये दिमागों में ही करना था, कोई जरूरत नहीं इसको लिखने की। ठीक है, अगला काम, सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं फिर आगे क्या है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 1 को तो अब पढ़ा ही नहीं करेंगे, पॉइंट 1 जब भी आएगा हम इधर आ जाएंगे। ठीक है ना, पॉइंट 1 में ये लिखा हुआ था ना, और तो कुछ नहीं है, तो पॉइंट 1 जब भी जरूरत पड़ेगा इधर आ जाएंगे। पॉइंट 2, ऑन यकम जनवरी 14 देयर वर, यकम जनवरी 14, ये ना हमारे पास 15 और 14 2 साल है ना, तो 14 के साल का ओपनिंग है। ऑन यकम जनवरी 14 यानी ओपनिंग, देयर वर 2,50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ईच विद अ पार वैल्यू ऑफ 5 रुपीज। भाई साहब, ये नंबर ऑफ शेयर्स उसने दिए हुए हैं, ओपनिंग ऑर्डिनरी शेयर्स। पार वैल्यू इसकी क्या है सवाल में बता दी, 5 रुपए इन इशू। फिर क्या हुआ, 30 सितंबर 14 पे देयर वॉज अ राइट इशू। तो इसी साल में 14 में 30 सितंबर पर एक राइट इशू हुआ है, उसमें 1 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड एट अ प्राइस ऑफ 6 रुपीज, मार्केट वैल्यू इमीडिएटली बिफोर इट 7.5। ये डाटा सारी चीजें पता है ना। ठीक है, और नेक्स्ट अब इसी साल में नहीं, ये अगले साल में फिर क्या हुआ, 31 मई 15 दूसरे साल में देयर वाज एन इशू ऑफ 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट मार्केट प्राइस। तो ये दूसरे साल में फिर क्या हो रहा है, 31 मई 15 पर 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स मार्केट प्राइस पे इशू हो रहे हैं। अब मार्केट प्राइस 5 बार शेयर होगी आपको जी, फेस वैल्यू के बराबर हो गया। हमें इससे क्या हम
शेयर की मार्केट प्राइस राइट इशू के अलावा किसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं इस टॉपिक में? ना फ्रेश इशू के वक्त क्वांटिटी से खेल रहे होते हैं, ना फ्रेश इशू के वक्त हम यूज करते हैं, ना बोनस के वक्त, ना सप्लिट के वक्त, ना कंसोलिडेशन के वक्त। जरूरत हमें इसकी पड़ती है इस मार्केट प्राइस की जो इमीडिएटली बिफोर राइट इशू होती है उस दिन, यानी कि उसी दिन की मार्केट प्राइस चाहिए होती है जब हम राइट इशू का सवाल कर रहे होते हैं। ठीक है ना? तो इसको भी सांप के हवाले कर दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, असल में ना जब टॉपिक तैयार हो तो छोटी छोटी बातें मैंने आपको पहले अर्ज किया, हम वो सीख रहे होते हैं, तो छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं, आप एग्जाम लेवल के ऊपर अपने आप को लेके जा रहे हैं। पॉइंट नंबर टू में पता ये चला कि जो शेयर्स इशू हुए हैं, ठीक है ना, शेयर्स इशू, ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड, ऐसे ही है, कोई बोनस नहीं है, ऑर्डिनरी शेयर्स ही हैं। राइट शेयर्स में भी ऑर्डिनरी शेयर्स जाते हैं, तो ये ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड, ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड दोनों साल के हैं। ठीक है, ये पॉइंट 2 में तो ये लिखा हुआ है बस, यानी ये वो डाटा है जो वेटेड एवरेज वाली वर्किंग की कैलकुलेशन में आएगा। ऐसे ही है, जो शेयर इशू हो जाते हैं वो वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन में आते हैं ना, और जो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो वेटेड एवरेज वाली वर्किंग में कभी नहीं आते, इशूड नहीं है। पहले ही बेसिक ईपीएस निकाल लेते हैं हम, फिर हम कहते हैं अगर ये कन्वर्ट हो गए तो डाइल्यूटेड में जाकर आते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिक ईपीएस के अंदर आते हैं सारे। पॉइंट नंबर 3, देयर वर 25,000 ऑप्शंस। लो जी, ये तो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना इन एग्जिस्टेंस विच अलाउ होल्डर टू एक्वायर 4 शेयर्स। ये भी पहली बार देखा हमने, अभी तक जितने सवाल किए ना ऑप्शन आता था, हम कहते थे जी ऑप्शन है तो खामोश होता था, तो उस केस में नॉर्मल असम्पशन यही होती है खामोशी केस में कि एक ऑप्शन है तो एक शेयर लेना है। लेकिन ऐसा हो सकता है हम कहेंगे जी आप ये एक ऑप्शन लें, ये ऑप्शन जब दिखाएंगे तो आपको हम 4 शेयर्स देंगे, मुमकिन है, बिल्कुल ठीक है। तो हर ऑप्शन के बदले 4 शेयर्स एट अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 10 पर शेयर, जबकि एवरेज मार्केट प्राइस दोनों साल में उन्होंने सेम कर दी 12। हमारे लिए कैलकुलेशन आसान होगी ना, क्योंकि हम ये रैंकिंग वाली वर्किंग एक ही बार कर लेंगे, दोनों साल पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना, खैर ये हमारा कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है पहला। 25,000 ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शन के बदले 4 शेयर्स मिलने हैं, यानी कि 1 लाख शेयर्स इशू होंगे। शेयर्स इशू कितने होंगे? 1 लाख। आज से पहले क्या करते थे, जो ऑप्शन है बस वही शेयर्स हैं, क्योंकि सवाल चुप होता था ना, तो यही असम्पशन होती है कि एक ऑप्शन के बदले एक शेयर। लेकिन आज वो क्या कह रहा है, 25,000 ऑप्शन पड़े हैं जो अलाउ करते हैं होल्डर को टू एक्वायर 4 शेयर्स। ठीक है, तो हर ऑप्शन के बदले 4 शेयर्स, स्ट्राइक प्राइस और मार्केट प्राइस। तो हम डिवाइड करेंगे 12 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, ये डाटा भी हमारे लिए रेलेवेंट था। ये पॉइंट 4 जरा प्रिंटिंग ऐसे होगी, जरा प्रिंटिंग में ये मसला है, ये भी बीच में एक मसला था प्रिंटिंग का, तो इसको पॉइंट 4 कर दें और आगे जब वो जगह आए वो काट देंगे। फिर उसके बाद क्या है जी, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स इन इशू हैं जो कि कन्वर्टेबल हैं। तो मैंने आपको कहा था कि इस टॉपिक के लिए रेशो में जाके शायद मैं असम्पशन चेंज कर भी दूं आपकी, लेकिन ईपीएस के टॉपिक में अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लिखा हो ना, तो उसे कभी भी इररिडीमेबल, जाके बैठे सारे, उसमें कभी भी उसको इररिडीमेबल आपने कंसीडर नहीं। कन्वर्टेबल जो होते हैं तो हम कहते हैं जी कन्वर्टेबल है तो फिर समझो रिडीमेबल ही है, रिडीम ही हो जाएंगे ना। कन्वर्टेबल बस ऐसे ही फिलहाल यहां पर ऐसे ही चला लो ईपीएस के टॉपिक में। ठीक है ना, कन्वर्टेबल है तो हम उसको इररिडीमेबल अज्यूम नहीं करते। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कन्वर्टेबल हैं, इफ नॉट कन्वर्टेड। अच्छा सर, प्रेफरेंस शेयर्स इन इशू हैं, कन्वर्टेबल हैं एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इनटू 500 ऑर्डिनरी शेयर्स। लो भाई, कभी जो सिंपल बात आ जाए ना तो कहते हैं नहीं यार इसके पीछे कोई ना कोई बात होगी। और भाई वो कह रहा था सिंपल कि आप ना कैलकुलेट करो कितने शेयर्स में कन्वर्ट होने। वो कह रहा है ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हमने इशू किए हैं ना, पता नहीं कितने हैं, हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं है। ठीक है, पता नहीं कितने हैं, वो कन्वर्ट हो ना तो 500 शेयर्स बन जाएंगे। और डिनोमिनेटर वाली फिगर दे दी थी उसने, निकाल के निकलाई फिगर। ठीक है, अगली बात, हाँ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं या उनकी टोटल अमाउंट कितनी है, शायद वो डिविडेंड निकालने के लिए, इंटरेस्ट वाला डिविडेंड, इंटरेस्ट टाइप डिविडेंड निकालने के लिए यूज होता तो मसला होता, लेकिन वो मसला भी उसने हल किया हुआ। इफ नॉट कन्वर्टेड प्रेफरेंस शेयर्स विल बी रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर। ये अगली लाइन ना थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, 245 पेज 10 ऑफ 11 जो लिखा है इसको काट दें किताब में। ठीक है, अच्छा जी, अगर कन्वर्ट ना हो तो 17 में जाके ये कन्वर्ट ना हो तो 17 में जाके क्या हो जाएंगे, रिडीम हो जाएंगे, पैसे वापस मिल जाएंगे। तो यहां से पता लग गया कि ये रिडीमेबल है। अच्छा, डिविडेंड्स ऑफ 1000 आर इनकर्ड एनुअली ऑन दीज प्रेफरेंस शेयर्स। न्यूमरेटर भी उसने खुद ही बता दिया आपको। तो मतलब अगर उसने प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताई या फेस वैल्यू नहीं बताई तो हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। अब उसने कहा कन्वर्ट होकर 500 ऑर्डिनरी शेयर्स बन जाएंगे, हमने कहा बिस्मिल्लाह डिनोमिनेटर मिल गया। उसने कहा और इन पे हर साल डिविडेंड, इंटरेस्ट, वो फाइनेंस कॉस्ट वाला डिविडेंड हम देते हैं 1000 रुपए। हमने कहा सुभान अल्लाह, ये तो न्यूमरेटर वाली चीज मिल गई। ठीक है, लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है और
ये बाय डिफॉल्ट अलाउएबल टैक्स डिडक्शन नहीं है जब तक सवाल खुद ना कहे इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करना। बातें याद है सारी, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर इन एग्जिस्टेंस थ्रू आउट 14 एंड 15, ये दोनों बातें जो थी ना, ये इधर इसके लिए भी लिखी हुई थी। ऑप्शंस वर इन एग्जिस्टेंस थ्रू आउट 14 एंड 15, प्रेफरेंस शेयर्स वर इन एग्जिस्टेंस थ्रू आउट, ये हमारे लिए आसानी थी। ओ भाई जाग के बैठना, हमारे लिए आसानी है कि एक बार हम रैंकिंग करेंगे, दोनों दफा भी वही इस्तेमाल हो जाएंगे कि 14 में भी ये आउटस्टैंडिंग थे और 15 में भी आउटस्टैंडिंग थे, ठीक है। मार्केट प्राइस उन्होंने सेम कर दी थी ताकि मसला ना हो, तो एक बार रैंकिंग करेंगे और दोनों दफा का सवाल हो जाएगा, ठीक है, सही है ना। अच्छा, अब सवाल खत्म हो गया। आगे उन्होंने क्या दिया, इग्नोर टैक्स। क्या कह रहे हैं पॉइंट 5 में, इग्नोर टैक्स, तो कर दो इग्नोर। वैसे भी कहीं पे अलाउएबल टैक्स डिडक्शन नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने कहा था इस 1000 को आपने नेट ऑफ टैक्स नहीं करना। ओके, सही है। चलो कैलकुलेशन शुरू करते हैं जी। सबसे पहला स्टेप बेसिक, 2014 में सिर्फ कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन है, डिसकंटिन्यूड नहीं है। ऊपर देखो नजर आ रहा है, ऊपर ले आया हूं मैं इसको, इसीलिए ऊपर ले आया हूं, पॉइंट 1 को ऊपर ले आया हूं। तो सिर्फ कॉन्टिन्यूइंग की ईपीएस निकलेगी, लेकिन 2014 तो 2015 में कॉन्टिन्यूइंग की भी निकलेगी, डिसकंटिन्यूड की भी निकलेगी। चलो फिलहाल तो 14 की बात करते हैं। हमने लेना होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कॉन्टिन्यूइंग का कितना है जी, 3,37,500। कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड है तो बताओ, है जी कोई? इरिडीमेबल नहीं है ना, ये तो रिडीमेबल है। वो कह रहा था कि अगर ये कन्वर्ट ना हुए तो रिडीम हो जाएंगे 17 के एंड पे, तो ये तो रिडीमेबल है ना। तो रिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड तो पैट से पहले माइनस हो चुका था, इसको तो माइनस नहीं करते थे, ठीक है। तो फिर और कुछ भी नहीं है, बस 3,37,500 है। डिवाइड करेंगे इसको 3,37,000, ये 3 भी उड़ गया बेचारा, 3,37,500 डिवाइड करेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स से। तो इसके लिए हम छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं जी। वर्किंग नंबर 1, 1 जनवरी पर ऑर्डिनरी शेयर्स ओपनिंग में कितने पड़े थे, 2,50,000। 30 सितंबर पे राइट इश्यू हुआ और बस बाकी अगला मार्केट इशू जो है वो अगले साल में, ठीक है। तो चलो फटाफट डेट 1 जनवरी 14, ओपनिंग 2,50,000, ठीक हो गया। उसके बाद 30 सितंबर पे राइट इशू हुआ 1 for 5, 6 और 7.5, ये चीजें सिर्फ यूज करनी है ना, तो हम पहले आएंगे राइट इशू की वर्किंग जी। 1 for 5, हर 5 शेयर रखने वाले को एक नया मिलेगा, तो घर जाते हुए 6 लेकर जाएगा, ठीक है। अब जो 5 थे वो बिफोर राइट इशू कौन सी प्राइस पे पड़े थे, यानी कि वो इमीडिएटली बिफोर राइट इशू वाली प्राइस लेते हैं ना, 7.5, ठीक है। और जो हमने नया इशू किया है वो 6 पे किया है। अब पुरानों की टोटल कॉस्ट नहीं, इसका आंसर दो ना पहले बेटा, मुझे वर्किंग तो पूरी कराओ। 7.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 37.5, फिर ये 6 और ये टोटल 43.5। लो भाई, अब ये डिवाइड कर दो टोटल, तो 7.25। अब फिलहाल तो यूज करना नहीं है, लेकिन जब करेंगे भी तो आपको पता ही है क्या करेंगे। फिलहाल तो सिर्फ राइट इशू कर रहे हैं, ठीक है ना, फिलहाल तो राइट इशू कर रहे हैं, लेकिन जब इसका फ्रैक्शन लगाएंगे तो ऊपर वाले को ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे और ये सवाल हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक दूं, ऐसे बनाते हैं ज़हन। अच्छा जी, अब फिलहाल तो 30 सितंबर 14 पर राइट इशू हुआ है, तो डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक है, डिवाइडेड पता है आप लोगों को, कोई बात नहीं, पहले लगे बाद में, अब खैर है। डिवाइडेड बाय बिफोर 5 और मल्टीप्लाइड बाय 1 करना है आपने, ठीक है ना। तो राइट इशू 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5, बिफोर से डिवाइड करो और न्यू से मल्टीप्लाई जी। ये रहे 9 महीने तक आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी। और 50,000 नए शेयर्स आ गए, तो टोटल शेयर्स हो गए हमारे पास 3 लाख, और ये 3 लाख शेयर्स अब 3/12 आउटस्टैंडिंग। अब बड़े हो गए ना, अब तो फ्रैक्शन आपको ये याद हो गया, आपको फ्रैक्शन पहले लगना है, अब पहले लगाएं या ना लगाएं। लेकिन राइट इशू चूंकि है तो इसलिए आपको ओपनिंग शेयर्स पे भी राइट इशू का इंपैक्ट लेना पड़ेगा, अगले वालों पे तो पड़ा ही है इसका असर। तो जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा 7.5, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा 7.25, और हमारा सवाल हो जाएगा। लॉजिक की हमें जरूरत नहीं है, लिख लिया हमने, जिंदगी में कभी काम आ जाए, किसी को समझाना पड़े, जैसे आपको मुझे समझाना पड़ा जी। वैसे लॉजिक समझ तो आ गई थी ना, लेकिन इतनी लेंथी लॉजिक थी, बंदा कहता है यार ये समझ आई हुई अभी तो रनिंग टॉपिक में आ गई, पर्चे में किसे याद रहनी है,
ये तो हफ्ते बाद हमें नहीं याद होगी कि क्या हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए वही काम करो जो पर्चा पास करा दे जी। 193966 और यहां पर और टोटल 268966, ये 2689 कहां पे कर इधर कर रहे थे 268966 268966 जी। ईपीएस बताओ ₹1.2। 3 डेसिमल तक यूज करो। पिछली क्लास में मुझे ये पता लगा है कि बहुत करीब थी रेशोज, तो 3 डेसिमल तक बाद में जाना ही पड़ा है, तो अभी से ही 3 डेसिमल यूज कर लो, ठीक है। 1.255 पर शेयर आपको पता है, बस जगह नहीं है पर शेयर लिखने, ठीक है। ईपीएस पर शेयर ही होती है, डिवाइड जो शेयर से कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बेसिक ईपीएस निकल गई। आप डाइल्यूटेड की तरफ चलें। अगले साल की बेसिक पहले निकालनी है, नहीं वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है ना। हो सकता है सिर्फ 14 का साल आए पर्चे में, 15 का तो नहीं, दोनों नहीं आते फिर, ठीक है। तो चलो डाइल्यूटेड की तरफ चलते हैं। अब ऑप्शंस और प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल वाले ये 14 और 15 दोनों साल में मौजूद थे, ठीक है। तो चलो पहले रैंकिंग करते हैं। ये 2 ही कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, तीसरा तो कोई नहीं है। अब इन 2 में रैंकिंग कर लेते हैं कि पहले कौन दूसरा कौन, ठीक है। तो रैंकिंग वर्किंग 4 जी। सबसे पहले ऑप्टियंस जी। चेंज इन न्यूमरेटर मैं निकाल देता हूं, डिनोमिनेटर आप निकालें जी। वो कह रहा था, सुनो वो कह रहा था कि इधर देखो 25,000 ऑप्शंस हैं, 25,000 ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शन ये यूजर को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो 4 शेयर्स इसके बदले में ले ले, ठीक है। तो बताओ भाई टोटल कितने शेयर्स आ जाएंगे। अच्छा, अब ये 1 लाख शेयर्स हैं जिनको हम लिया करते थे और इनको डिवाइड करते थे मार्केट प्राइस से और मल्टीप्लाई करते थे बोनस एलिमेंट से, याद है, ठीक है। तो जी 12 मार्केट प्राइस है और 10 स्ट्राइक प्राइस है, तो बोनस एलिमेंट 2 रुपए, तो डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 जी। बताएं 1,667, ठीक है जी। इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाल दो, मैं ही निकाल देता हूं, चलो कुछ तो मैं भी किया करूं ना। नेक्स्ट है जी प्रेफरेंस शेयर्स। बाकी बातें आपको पता है, प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हैं जी, इररिडीमेबल हैं, क्यूमुलेटिव, छोड़ो प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब ये तो सवाल में कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, इसमें उसने खुद ही बता दिया था। प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट होकर 500 शेयर्स बनेंगे ऑर्डिनरी वाले और 1000 का डिविडेंड है, वो बच जाएगा फिर, ठीक है। तो न्यूमरेटर में 1000 ने आने, क्या ख्याल है, और डिनोमिनेटर में 500 ने, और इंक्रीमेंटल ईपीएस 2 रुपए आ जाएगी। रैंकिंग करो, रैंकिंग ना, उस साइड वाली को रैंकिंग लेंगे तो फिर ये वाली साइड पे क्या करेंगे, ठीक है। चलो अब सबसे पहले बेसिक ईपीएस लिखेंगे। ये सारी रिवीजन चल रही है। अब वो सवाल अनकंफर्टेबल कर भी रहा था, तो जिन्होंने 2-3 बार घर पे किया होगा उन्होंने कंफर्टेबल कर गया होगा। वो स्टिल हम इस सवाल को कर लेते हैं ताकि वही काम दोबारा हो जाए, ठीक है। लेकिन अब फिर कल से मौका नहीं मिलना, इसलिए आज जाके मैं जो बार बार कह रहा हूं कर लेना। देखो ना, जो पेंडिंग मेरे एंड पे चीज है ना, वो तो मैंने करवा लेनी है। अब वो तो है सिर्फ गपशप, एमसीक्यू है, थ्योरी है, ठीक है। तो वो तो किसी टाइम में भी साथ साथ पहला हो सकता है। कल का दिन मैं सिर्फ कैश फ्लो का सवाल ना, पहला सवाल जरा पूरे कोई 1 घंटा 45 मिनट तक तकरीबन चलेगा। कल पूरे टाइम पे क्लास शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो वो 1 घंटा 45 मिनट तक एक सवाल सिर्फ करते हैं, उसके बाद फिर ऑनवर्ड्स ना वो 1 घंटा 20-25 मिनट में सवाल हो जाता है। तो हर रोज 15 मिनट बच जाया करेंगे हमारे पास, तो वो किसी भी वक्त मैनेज हो सकता है। वो मेरा मसला है, वो कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि जिसकी वजह से टॉपिक तैयार नहीं है। आपका टॉपिक तैयार है तो एमसीक्यू तैयार है, ये आपने काफी टॉपिक्स के अंदर देखा है। तो आज मौका है, कल से मैं कह रहा हूं मौका नहीं। एक क्लास और कैश फ्लो का एक क्लास में सवाल होगा, कैश फ्लो का एक होमवर्क में सवाल होगा, क्लास वर्क वाला सवाल भी घर करना होता है। आप फुल फ्लैश सवाल 15 से 20 नंबर का सवाल होता है तकरीबन कैश फ्लो का, मतलब 12 से 18 नंबर का होता है, ठीक है। तो बड़ा सवाल होता है, तो बड़ा सवाल करना है तो एक क्लास वाला एक घर पे, दूसरे वाला, तो कितना टाइम लगना है, तो कोई टाइम नहीं मिलना फिर आपको ईपीएस का। इसलिए आज का दिन है सिर्फ आप लोगों के नाम, ईपीएस के नाम जी। आ जाए जी बेसिक ईपीएस। सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख लिया करते हैं हम, 37,500 और 2,68,966। अब ऑप्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कितना था, अजीब सा था 1,667, ये ऐड कर लो, ठीक है। नजर ना आए तो दोबारा लिखूंगा मैं 1,666,
ठीक है जी। अब टोटल करो, टोटल बेसिक ईपीएस पहले लिखवा दो, वैसे 1.255 यही थी ना, ये तो कैलकुलेशन ना करते पहले से निकली होती है। अच्छा अब नहीं, जीरो नहीं, 33075 में टोटल की बात कर रहा हूं, टोटल आ गया, ठीक है जी। और ये क्या हुआ, अच्छा नेक्स्ट 633। अब 337 500 को डिवाइड करो 285 633 से 1.1811, ठीक है जी। अब डाइल्यूट हुई है, डाइल्यूट हुई है। आगे बढ़ते हैं जी। प्रेफरेंस शेयर्स, न्यूमरेटर में 1000 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 500, न्यूमरेटर में 1000 और डिनोमिनेटर में 500, टोटल बताओ 338,500 और 033 133 आ गया जी। अब ईपीएस 1. देखा इतना क्लोज कॉल थी, इसीलिए मैंने कहा था कर लो। अगर पर्चे में ऐसा होता जो हमेगा पता, आपने पिछली क्लास में करके देख लिया, तो भाई पर्चे में जब ऐसी सिचुएशन आए ना कि ये 1.18 था, ये भी 1.18 आ जाए, तो कोई नहीं यार, दो कैलकुलेशन ही है ना, कैलकुलेटर पे ये दोबारा करके तीसरा डेसिमल लिख लेना, दोबारा करके तीसरा डेसिमल लिख लेना, और ये तीसरा डेसिमल नजर आ जाएगा। अगर इतना क्लोज कॉल आ जाए तो फिर डेसिमल बढ़ा लेना जब पता लग जाए, नहीं तो खुला डुला चलने तो जैसे चल रहा था 2 डेसिमल काफी थे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस 1.181 है। जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो एंटी डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट है, तो वो डाइल्यूट नहीं कर रहा, तो डाइल्यूटेड ईपीएस ये आ गई, ठीक हो गया बच्चों। अब बेसिक ईपीएस 1.255, डाइल्यूटेड ईपीएस 1.181, बस 2014 के अंदर तो चूंकि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन था नहीं, उसको अलग करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये 14 अलग हो गया। 14 की पिक्चर लें, फिर इसकी वर्किंग की पिक्चर दिलवाता हूं। खड़े हो गए यार, मार भी रहे हैं। 27 पे एक आउट है यार, सिफर पे एक पे एक आउट हो गया था इंग्लैंड। और तुम्हें ये ही नहीं पता कि हमारा टेस्ट मैच किसका चलेगा ना, इंग्लैंड जैसे भी है ना भाई, अब हाँ यही है, अब क्या करें, तो टीम भाई अब यही, अब क्या करें, जैसे भी है तो पाकिस्तान की टीम, अब क्या करें। तुम फिजिकल में वापस चले जाओ। जी बच्चों चलें आगे। इसके बाद ये वर्किंग मैंने यूज की है, बल्कि ये तीनों नहीं इकट्ठी आनी तस्वीर में आ जाएंगी, सही। बीच में भी एक वर्किंग खाली है, एक वर्किंग का खाना वो फिर दे लेना, उस वक्त में तस्वीर सामने रखूंगा। कोई होते हैं ना बच्चे, नहीं जी हमें तो अलग चाहिए। ये 14 का साल था, 14 का साल इज ओवर। यानी कि इससे एक फायदा ये हुआ कि ये पता लग गया कि 15 के साल में सिर्फ वेटेड एवरेज वाली कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी, रैंकिंग वही इस्तेमाल होनी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नंबर ऑफ शेयर्स भी, प्रेफरेंस शेयर्स और ऑप्शंस ये 14 और 15 में आउटस्टैंडिंग रहे, सेम रखा उसने। इवन वो जो एक स्ट्राइक प्राइस के साथ मार्केट प्राइस एवरेज आती है, जिससे मसला हो सकता था कि ये नंबर ऑफ शेयर्स 16667 की बजाय कुछ और निकल आए, उसने वो भी सेम कर दी, तो वही ये वर्किंग यूज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए अब 15 का साल शुरू करते हैं, लेकिन 15 में एक और मुसीबत थी ना, डिसकंटिन्यूड भी था। वो कौन सी मुसीबत है, अलग अलग कर लेते हैं हम जी। 2015 कंटिन्यूइंग की बेसिक ईपीएस निकालनी है, तो ये देखो भाई हमारे सवाल की एडजस्टमेंट 1, कंटिन्यू में 447500 लोगे, डिसकंटिन्यूड में 52500 लोगे। इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है सवाल में, होता तो 447 वाली फिगर में से माइनस करते, 52500 वाली में से माइनस ना करते। बार बार ये बातें मैंने कर ली। अब पर्चे तक याद रहे या ना रहे, इसमें आपका कमाल होगा। आज जाके ये काम करने जो कहा है, और फिर रिवीजन मॉक से पहले, रिवीजन मॉक के बाद, मौत कह रहा हूं, ठीक है, और फिर एक पर्चे से पहले जो आप 1-2 दिन में रिवीजन करते हो, तो ये रिवीजन कर लोगे, इंशाल्लाह ये बातें पर्चे तक याद रह जाए। नहीं करोगे तो फिर अगली बार तो है ही जी। अच्छा जी, तो कहां थे हम, यहां थे हम जी। जिस ये कंटिन्यूइंग का प्रॉफिट कितना है जी, 447500, ये यूज करेंगे 447500, और डिसकंटिन्यूड का 52। आज ये प्रॉफिट ही है ना, इसलिए ये सवाल करा रहा हूं। वो क्वेश्चन नंबर 10 में मुसीबत पड़ गई थी, लॉस आ गया था, ठीक है बच्चों। अच्छा अब जी नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। हाँ ये फायदा है कि आप एक बार अगर बेसिक वाले शेयर्स कंटिन्यू के लिए और डिसकंटिन्यू के शेयर्स डिफरेंट नहीं होते, बस वेटेड एवरेज निकल आए तो वो दोनों में ही इस्तेमाल हो जाते हैं। तो फिर वर्किंग नंबर, अब क्योंकि यहां पर नंबरिंग वही हुई है तो मैं वही यूज कर रहा हूं, वर्किंग 3।
में हम निकालेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स जी। तो 15 के साल की वर्किंग फ्री है। सबसे पहले ओपनिंग कहां से ढूंढेंगे, ये जो सामने पड़े हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पिछले साल का क्लोजिंग, लेकिन ये ना उठा लेना, ये तो वेटेड एवरेज थे। पिछले साल के क्लोजिंग डेट तक तो वो सारे आ गए ना, तो इस साल के ओपनिंग डेट पे तो फिर ये सारे मौजूद हैं। ठीक है, तो 300,000 ठीक हो गया जी। उसके बाद तो कोई इशू नहीं हुआ था शेयर्स का। 31 मई 15 पे मार्केट प्राइस पर 50,000 नए ऑर्डिनरी शेयर्स इशू हुए थे। तो किधर तुम, इधर किस दिन जी, 31 मई 15 को न्यू शेयर्स 50,000 शेयर्स हैं। ठीक है, तो 5/12 इसको कर लो, और 5/12 उसके बाद 50,000, और ये टोटल हो गया 3,50,000, और ये 7/12। कोई राइट इश्यू, कोई बोनस, कोई स्प्लिट, कोई कंसोलिडेशन कुछ है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा बताओ फिर। और अच्छा जी, पॉइंट में आप कर रहे हैं, मैं तो पूरा सवाल जी बोले। 329,167 329, इधर देखो जरा, 329,167 और यही 329, कोई फर्क नहीं है। अब आज के बाद इस टॉपिक में मसला नहीं रहना चाहिए प्लीज। ये पूरा आज का दिन ना मैंने सिर्फ आप लोगों को नॉर्मल करने के लिए और आपकी ग्रिप इस टॉपिक में मजबूत करने के लिए, वरना मैं ये काम वैसे ही कर लेते हैं। हाँ यार ये सोल्यूशन है, ये लो यार सवाल, ये करके आए ना सवाल, ये सोल्यूशन मेरे पास मौजूद है, सॉफ्ट में मौजूद है, फोटोकॉपी के तौर पर दिया जा सकता था। ये अर्ली मॉर्निंग का भी है, वो तो कभी नहीं दूंगा, वो तो बाद में बता खुद ही करवाऊंगा इसीलिए। ठीक है, तो ये माइल्स लिमिटेड का सोल्यूशन मौजूद नहीं जा रहे होते, उन्होंने कहा नहीं जाना ही नहीं। ठीक है, तो बहरहाल आप लोगों को आज का दिन सिर्फ इसलिए दिया है, प्लीज इसकी बार बार बात करने की थोड़ी सी कदर पहचानिए। मामलात बहुत गड़बड़ हो जाएंगे अगर आपने इसको साथ ही ना लपेटा तो। 1.3569 जी। उसके बाद 0.159। यूजर इसकी उम्मीद अगले साल ना रखना, 15 में हम उसे कह रहे हैं। ठीक है, अब डायलूटेड ईपीएस के लिए पहला काम तो बेसिक ईपीएस ही होता है। ठीक है, तो वो पहले लिख लेते हैं। पहले मैं कंटिन्यूइंग की बात कर रहा हूं, 447,500। बातें मत करो ना यार। डिनोमिनेटर में 329,167 और ईपीएस हम निकाल चुके हैं 1.359। नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में, तो अब कोई मसला इस टॉपिक में नहीं रहना चाहिए। अच्छा जी, यहीं से देख लो, ऊपर सेम ही है, कोई बदलाव ही नहीं आया, 16,667। तो 447,500 और 345,834। ये तो चेंज होगा ना, ओपनिंग बदले हुए हैं, बेसिक ईपीएस वाला बदला हुआ डिनोमिनेटर जी। 1.293। ठीक है जी। उसके बाद अगला स्टेप, प्रेफरेंस शेयर्स, न्यूमिनेटर में वही 1000, डिनोमिनेटर में वही 500, टोटल 448,500 और जी 3,334, 1.295। तो ये तो एंटी डायल्यूटिव है। ठीक है जी, तो ये हमारी डायल्यूटेड ईपीएस आ गई। और अगला मसला इतना होता नहीं है, आपको पता है, अगर डिसकंटिन्यूड है तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें, ये देखो, ये नंबर ऑफ शेयर्स हमें मिल चुके होते हैं। प्लीज बेटा बातें ना करें प्लीज, ये डिनोमिनेटर हमें पता लग चुका होता है। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर यही यूज कर लो, 345,834 और न्यूमिनेटर में ले आओ डिसकंटिन्यूड का, बोलो 52,500, 0.152। ठीक है जी। अब ये है हमारी बेसिक ईपीएस कॉन्टिन्यूइंग की, डाइल्यूटेड ईपीएस कॉन्टिन्यूइंग की, बेसिक ईपीएस डिसकंटिन्यूड की, डाइल्यूटेड ईपीएस डिसकंटिन्यूड। ठीक है, तो ये हमारा 2015 है जी। ले लें पिक्चर। बेटा न्यूमिरेटर का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता? न्यूमिरेटर में तो प्रॉफिट्स पड़े हैं ना, जो कंटिन्यू वाले हैं।
पुराने वाले भाई वो देखो, वो ये 329 क्या लिया था हमने, ये 329 कॉन्टिन्यूइंग के प्रॉफिट्स थे, तो उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह तो उसी के अंदर ही जाता था, डिसकंटिन्यूड में तो इसको लेकर ही नहीं आते थे, पहले दिन बताया था। तो सादा सी बात है, डिसकंटिन्यूड हो तो जो अर्निंग्स पड़ी हैं वही उठाओ और जो शेयर्स डिसाइड हुए वो लिख दो, बस आपके डायलूटेड डीपीएस आ गए। कोई प्रेफरेंस शेयर्स हो जिनका डिविडेंड देना है, या कोई बॉन्ड्स हो या टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स हो जिनका इंटरेस्ट देना है, और वो अब उसको देख लो पहले, मेरी तरफ ना देखना। सवाल मुझसे किया, मेरे से जवाब ले रहे हो, उसको क्या देख रहे हो आप, क्या देखना है, पहले उसको देख लो यार। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर आपका कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है या इरिडीमेबल का, या आपका कोई इंटरेस्ट है जो आपने पे करना है, तो मैंने कहा था ये सारी चीजें कॉन्टिन्यूइंग के अगेंस्ट रखना, डिसकंटिन्यूड तो अगले साल होना ही नहीं। तो पहले दिन एक बात बताई थी कि जब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो और इरिडीमेबल का जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड है, जैसे बताया था, बिल्कुल वही वाली बात यहां पे अप्लाई होती है, माइनस सिर्फ आप करोगे कॉन्टिन्यूइंग से। इसी तरह से ये कन्वर्जन्स के ऊपर जो प्लस हो रहा है न्यूमरेटर में, ये भी सिर्फ कॉन्टिन्यूइंग पे डालेंगे असर, डिसकंटिन्यूड पे नहीं। डिसकंटिन्यूड की बेसिक निकालते हुए सिर्फ प्रॉफिट उठाना है, जस्ट शेयर्स वही वाले यूज करने हैं, और डिसकंटिन्यूड की डाइल्यूटेड निकालते हुए भी सिर्फ प्रॉफिट उठाना है उसका, और शेयर्स से डिवाइड कर देना जो डिसाइड हो चुके हैं। ठीक है, याद रखना है ये वर्किंग जी, अगर किसी ने पिक्चर लेनी हो तो। अच्छा जी, अब इस सवाल में आपने नोट भी बनाना होगा, जाहिर सी बात है। अब 2014 का सिर्फ बनाएंगे, 15 का हम कभी भी नहीं बनाएंगे जिंदगी में। ओके, 14 का भी मैं खुद बनवाऊंगा, लेकिन आपने ट्राई तो करना है ना, जब ऐसे ही थोड़ा सा दिल कर रहा हो आपका, नहीं नहीं हम तो करेंगे ही करेंगे कुछ ना कुछ, तो उन बच्चों के लिए ट्राई का तो मौका है। अब नोट बनाने से पहले आप एक्सट्रैक्ट्स बनाओगे इनकम स्टेटमेंट के, ठीक है, वो इजी हैं। मैं ईपीएस से बात शुरू करता हूं, क्योंकि ना दो तरह की ईपीएस आ रही हैं, बेसिक भी और डाइल्यूटेड भी। ठीक है, अब कैसे प्रेजेंट करना है जरा इसको देखते हैं। प्रॉफिट वगैरह आ जाएंगे। 2015 को तो मैं प्रेजेंट ही नहीं करना चाह रहा, वैसे कर दूंगा कल अगर दिल किया तो, फिलहाल सिर्फ 14 की बात करते हैं। 14 में बेसिक ईपीएस, 14 की बेसिक ईपीएस 1.255 है। ओके, 1.255। इसके लिए आप नोट नंबर 33 बनाओगे, वही पुरानी रूटीन। आप क्या कहोगे, जिसमें अर्निंग्स यूज हुई हैं और वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स यूज हैं वो बताओगे, जैसे भी किया, दो दफा दो सवाल करवा चुका हूं तो। ठीक है, उसके बाद डाइल्यूटेड ईपीएस 2014 की है 1.181। इसमें क्या बताना है ये मैं कल बताऊंगा, इसकी जगह छोड़ देंगे, या मैं कहूंगा मैं नहीं बताऊंगा। ओके, अच्छा अब देखो, अगर सवाल में कॉन्टिन्यूइंग, वैसे इतनी सी बात तो बता दो ना, कॉन्टिन्यूइंग और डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस दो आ रहे हों और ईपीएस आ जाए, जैसे हमारे पास 15 में है, तो 15 में क्या करोगे, कॉन्टिन्यूइंग प्लस डिसकॉन्टिन्यूड ऐड करके, या जैसे पिछला सवाल था माई नेट करके नेट फिगर बता दो। ठीक है, मतलब दोनों को इकट्ठा बता दो। अब कॉन्टिन्यूइंग और डिसकॉन्टिन्यूड अलग करने की जरूरत नहीं है आपको, नोट में जाके अलग अलग दिखा लेंगे हम, या मैं ब्रैकेट में फिलहाल शो कर रहा हूं। ठीक है, तो कभी जो कोई पूछ ले किसी एमसीक्यू में तो पता होना चाहिए। बेसिक ईपीएस 2015 की मैं बात कर रहा हूं, बेसिक ईपीएस 2015 की 1.359 प्लस 0.159 होगी, दोनों अर्निंग्स है ना। और जो क्वेश्चन 10 किया था उसके अंदर एक अर्निंग थी दूसरा लॉस था, तो वो माइनस होकर नेट आ जाएगा। तो लिखवाओ 1.359 प्लस 0.159, टोटल बताओ 1.518। ये अब नेट कर दिया, तो ये नोट में जाके फिर अलग अलग दिखा दिया करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही डाइल्यूटेड भी दोनों की नजर आ रही है, डाइल्यूटेड दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूइंग की डाइल्यूटेड 1.293 और डिसकॉन्टिन्यूड की डाइल्यूटेड 0.152, इन दोनों को ऐड कर दो। 1.293 प्लस 0.152, तो ये कॉन्टिन्यूड और डिसकॉन्टिन्यूड इकट्ठा बताओ 445। यहां पर फिर हम इस तरह से ही नेट करके शो कर देते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगेन इस पे तो क्रॉस है, इसलिए ये बात समझ नहीं भी आई तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मैंने 15 के लिए किया है काम, बस सिर्फ ये बताया कि अगर डिसकॉन्टिन्यूड और कॉन्टिन्यूड हो तो बेसिक और डाइल्यूटेड, ये बेसिक ईपीएस हो चाहे डाइल्यूटेड हो, उनको इकट्ठा करके एक फिगर शो कर लेना, फिर आगे जाके नोट्स में बता देते हैं कि बेसिक कितनी है और डाइल्यूटेड कितनी है। ठीक है, फेस पे भी बता सकते हैं, इजाजत इसकी भी है, कोई ये नहीं कि मन है, इजाजत इसकी भी है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो बस 1-2 मिनट में यूं करके लिख भी देते हैं नीचे, लेकिन छोड़ो अब रहने दो, टाइम हो गया। अब होमवर्क में क्या है,
होमवर्क में आपने 14 का नोट ट्राई करना है और डाइल्यूटेड में भी ऐसे ही सोचना है जैसे मैंने आपको बेसिक में नहीं सोचवाया था कि अर्निंग को देखेगा शेयर होल्डर, इधर देखो शेयर होल्डर प्रॉफिट, ये देखो थोड़ी सी बात सुनो शायद हेल्प मिल जाए। 14 का नोट बनाना, ये देखो शेयर होल्डर देखेगा इस प्रॉफिट को, ठीक है, लेकिन आपने यूज किया ये प्रॉफिट। अच्छा यानी कि कोई फर्क नहीं है, पर वर्किंग अपनी करना, प्रेफरेंस डिविडेंड 0 करना, जैसे मैंने कल वाले सवाल में किया था। शेयर होल्डर शेयर्स को जो देखेगा तो वो तो नहीं उसको सही वाले मिलेंगे, तो ये भी आपने उस नोट में लिख दिया। बेसिक ईपीएस आ गई, ठीक है। डाइल्यूटेड ईपीएस की बारी जब आएगी तो वो फिर अर्निंग यहां से देख रहा होगा, आपको भाई ये अर्निंग ना देख, इस अर्निंग में ऑप्शन का 0 ऐड हुआ है और प्रेफरेंस शेयर्स का 1000 ऐड हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, और शेयर्स वो जब ये देखने लगेगा तो आपको क्या भाई ये शेयर्स ना देख, इसमें तो ये भी ऐड हुआ है। तो इस तरह की रेकंसिलिएशन बनाने की कोशिश करना। मैं कल तो खैर कैश फ्लो का सवाल करूंगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्लास होगी उसके अंदर इसका डिस्क्लोजर बना दूंगा, ठीक है। एक पिक्चर लेनी है, इधर क्या समझ आनी है? जी क्यों रीस्टेट करें 2014? बहुत अहम सवाल है लेकिन आसान जवाब है। कल क्यों जी 2014 का रीस्टेटेड लिखना है, क्यों? पिछले क्वेश्चंस में ये होता था बेटा कि 15 में कोई राइट इशू, बोनस, स्प्लिट, कंसोलिडेशन आता था तो 14 को रीस्टेट करते थे। आज वाले सवाल में 14 में राइट इशू आया है, 15 में नहीं आया, तो 13 होता तो उसे रीस्टेट करते, 14 को क्यों रीस्टेट करना? उन्होंने सही किया हुआ, ठीक है जी। हैं 2000 क्यों नहीं दिखा रहा? मेरा दिल नहीं कर रहा, घूम फिर जाएंगे, जरूरत नहीं है इतना आगे जाने की। कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग दोनों है ना। मैं चाह रहा हूं सिर्फ आप डाइल्यूटेड ईपीएस वाले सवाल के डिस्क्लोजर बना लो, 14 से ही बन जाएंगे। हाँ वो 2 को देखोगे ना तो फिर जो समझ आना है वो भी नहीं आएगा, तो मत बनाओ दिखा। ये कोई रूल नहीं है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। मेरे सवाल की रिक्वायरमेंट मैं कल खुद लिखवाऊंगा। अल्लाह हाफिज।